सबके हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन की घोषणा करने के 2 दिन बाद ही जेडीएस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जेडीएस ने शुक्रवार 22 सितंबर को कर्नाटक में भाजपा के साथ गठबंधन की घोषणा करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया था। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। वहीं इस बीच अब खबर है कि पार्टी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष सैयद शफीउल्लाह साहब ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। शफीउल्लाह ने जेडीएस कर्नाटक अध्यक्ष को सौंपे गए अपने इस्तीफे में कहा कि मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने समाज और समुदाय की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और पार्टी की सेवा की है, क्योंकि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष साख पर विश्वास करती है और उस पर कायम है। पर अब जब हमारे नेता कुमार स्वामी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है तो मैंने खुद को पार्टी से बाहर रखने का विकल्प चुना। उन्होंने आगे लिखा कि सर, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर चुके हैं, इसलिए मेरे पास पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि शफीउल्लाह के अलावा जेडीएस के अध्यक्ष शिव मोगा, एम श्रीकांत और यूटी आयशा फरजाना समेत कई अन्य नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। मैं अब इस मामले को लेकर उमा भारती ने शनिवार को कहा कि वह महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन का तब तक विरोध करेंगी जब तक इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के प्रावधान शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि अभी तक इंडिया गठबंधन के दलों में से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी कोटे की मांग की थी। वहीं भाजपा नेता उमा भारती ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूं। हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब तक इसमें ओबीसी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, मैं इस विधेयक को लागू नहीं होने दूंगी। उमा भारती ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोग समाज का एक बड़ा वर्ग हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में खबर सामने आई है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पर एक्शन लिया है। एबीपी न्यूज से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में लोकसभा सचिवालय को विशेष निर्देश दिया है कि सदन की कार्यवाही के समय जब चंद्रयान 3 पर चर्चा शुरू हुई, उस समय के सारे रिकॉर्ड कलेक्ट कर उनके सामने पेश किए जाएं। इसमें वीडियो फुटेज, लोकसभा का रिकॉर्ड और सदन के अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए पत्र को भी शामिल करने को कहा गया है। सूत्रों द्वारा यह भी बताया गया है कि इस मामले में पेश किए गए सभी तथ्यों को ठीक से देखने और सघन जांच पड़ताल के बाद लोकसभा अध्यक्ष इसे एथिक्स कमेटी को भी भेज सकते हैं। आपको बता दें कि सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में एथिक्स कमेटी जरूरी फैसले लेती है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद जारी है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे बिधूड़ी आपा खो बैठे। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकसभा में चर्चा के दौरान जब यह विवाद हुआ तब वह वहीं थे। पीएम मोदी एक गरीब परिवार के हैं, इसलिए दानिश अली लगातार उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी को नीच कहा। वह अपने नाम के आगे कुंवर दानिश अली लगाते हैं, इसलिए दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। वहीं बीजेपी के इन आरोपों को दानिश अली ने खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस से नेताओं को यही ट्रेनिंग मिली है कि एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि सच लगने लगे। इसके साथ ही दानिश अली ने कहा कि मैं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूं कि मेरे खिलाफ जो भी आरोप लग रहे हैं उससे संबंधित कोई भी हल्की आवाज सामने ला दे, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड पर है। दानिश अली ने शनिवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने 48 घंटे तक मंथन करने के बाद अगर मुझ पर कोई आरोप लगाया तो ढंग का लगाया होता। मैं इतना नहीं गिरा हूं कि पीएम के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। उनका आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि वहां जो भी हुआ वह रिकॉर्ड पर है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार कर रहे थे। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कोई रेफरेंस, अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर यही कहना मेरा अपराध है तो सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है।
इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी मुकाबले में कहीं नहीं है। बात अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की करें तो इन दोनों ही जगहों पर नैरेटिव हम लोग ही तय कर रहे हैं। राजस्थान में अभी हमारी सरकार है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। हालांकि यहाँ मुकाबला नजदीकी हो सकता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पास हो चुका है तो महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए। कांग्रेस इस आरक्षण व्यवस्था को तुरंत लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार जनगणना और परिसीमन के बहाने बनाने में लगी है। अगर यूपीए सत्ता में आती है तो हमारी सरकार तुरंत महिला आरक्षण लागू करेगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी और मोदी सरकार के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अडानी को सारे प्रमुख उद्योग दे दिए गए हैं। देश की जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। विधोड़ी का बयान हो या इंडिया बनाम भारत का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हैं। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच खबर है कि कनाडा में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने कहा कि 5 देशों की खुफिया जानकारी कनाडा को दी गई थी, जिसके आधार पर कनाडाई पीएम ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने की बात कही थी। आपको बता दें कि 5 के सदस्य देशों में यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये देश एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। यह जानकारी निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस पर आधारित होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के सीटीवी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कोहेन ने कहा कि 5 देशों के बीच साझा खुफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा के प्रधानमंत्री ने बयान दिए। दरअसल सारा मामला ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि घरेलू खुफिया एजेंसियां जून महीने में 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या के लिए नई दिल्ली के एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराने वाले विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित कर दिया गया। तभी से भारत और कनाडा के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सनातन धर्म विवाद को लेकर घिरे डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर कल शनिवार को कहा कि वह न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने की खबरें उन्होंने सिर्फ अखबारों में ही पढ़ी हैं और उन्हें अभी तक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। नोटिस को लेकर स्टालिन ने कहा कि शीर्ष अदालत में उचित जवाब दाखिल किया जाएगा। हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सनातन धर्म विवाद पर 22 सितंबर को चेन्नई के वकील बी जगन्नाथ द्वारा दाखिल एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया था। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना कोरोना, मलेरिया और डेंगू से करने पर चौतरफा विवादों में घिरे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।